जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, खैरियत से रहें। स्टूडेंट्स, इजी अप्रोच टू साइंस के प्लेटफॉर्म से आज हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट जो है इस बुक का, यानी 9 चैप्टर जो है मैट्रिक के लिहाज से देखें तो उसका जो टॉपिक नंबर 2 है 9.2 वो आज हम करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले जो टॉपिक था रिवर्सिबल रिएक्शन, उसकी 2 वीडियो जो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो उस लेक्चर के मैंने 2 पार्ट बनाए थे, अब इसको एक ही लेक्चर में कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपने इसको एंड तक देखना है ताकि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड हर तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आज हम जो डिस्कस करेंगे या आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो हम कुछ 2-4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन की जो हमारे टॉपिक का नाम है, टाइटल है, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा फिर हम इसकी 1-2 एग्जाम्पल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, हम इसकी जो मेन चीज है डेरिवेशन, जो बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है, हम इसकी डेरिवेशन जो है वो भी डिटेल के साथ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको ध्यान से समझना है और अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें, ठीक है, बॉल पेन निकाल लें, जो भी आप यूज करते हो तो, और इस लेक्चर को नोट करना शुरू कर दें, ठीक है, साथ साथ नोट करें, आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आए जरा इसकी कुछ बेसिक टर्म्स की तरफ आते हैं। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में बार बार एक वर्ड यूज होना है, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब भी वर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन यूज हो, ठीक है, इस चैप्टर में होना है और पीछे भी हुआ है, नेक्स्ट भी होगा, इस टॉपिक में भी होना है इस वर्ड ने यूज। तो इसका मतलब ये होता है, आपने ज़हन में रखना है स्पीड ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन के मूव करने की रफ्तार जो है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो एक मेन इसकी जो है टर्म इसमें वो है जी एक्टिव मैस। एक्टिव मैस क्या होता है स्टूडेंट्स, इस बात को जरा समझना है आपने। एक इक्वेशन में आपको लिख के देता हूं, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपके पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। इनका अगर आप रिएक्शन करवाते हो स्टूडेंट्स तो आपके पास NH3 अमोनिया बनता है। इक्वेशन को बैलेंस करना है, चूंकि नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाने पड़ेंगे। अब जब 2 लगाए हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 6, तो यहाँ पे हमें फिर हाइड्रोजन को भी 6 करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है जी, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन है। याद रखें कि जो हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई करता है, या उस पर हम कर सकते हैं, इरिवर्सिबल के लिए नहीं होता, ठीक है। सारा जितने भी ज्यादातर टॉपिक हैं यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो जो फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी मूव कर सकता है, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को आप देखें, इसमें देखें हाइड्रोजन के 3 मोल मैंने लिए हुए हैं और एक जो है वो नाइट्रोजन का लिया हुआ है। 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, और हमारे पास 2 अमोनिया के जो हैं वो बने हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल, 2 मोल बने हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये जो डिजिट्स हैं, ये जो हम यहाँ पे तादाद लिखते हैं, ये वाली 3, 1, 2, इसको कहते हैं मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये 3 हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये 1 नाइट्रोजन के और 2 अमोनिया के, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। स्टूडेंट्स, इन नंबर ऑफ मोल्स को हम कहते हैं एक्टिव मैस, ठीक है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एक्टिव मैस 3 है, ठीक है। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का एक्टिव मैस 1 है और अमोनिया का एक्टिव मैस 2 है, ठीक है। ये इसके एक्टिव मैस कहलाता है। अच्छा, एक्टिव मैस को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बिल्कुल जर्नल सी मिसाल देता हूं कि एक्टिव मैस क्या होता है। स्टूडेंट्स, याद रखें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट का वो मैस, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको एक्टिव मैस कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसकी सिंपल सी मैं आपको एक जनरल मिसाल देता हूं। देखें, पाकिस्तानी आर्मी है और इंडियन आर्मी है, दोनों हैं, ठीक है।
दो हमारी जो फौज है इनकी अपनी स्ट्रेंथ है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। अगर हम बात करें बॉर्डर की कि कौन से सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं या बॉर्डर पे रहते हैं, तो वो पूरे सारे सोल्जर तो नहीं ना रहते, कुछ रहते हैं सारी फौज में से, कुछ उनके हैं कुछ हमारे हैं, ठीक है। तो जितनी जितनी तादाद, जितनी जितनी स्ट्रेंथ कहने के बॉर्डर पे एक्टिव रहती है, ठीक है, वो एक्टिव मैस के जिम्मे में आएंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह जो रिएक्शन जब करवाया जाता है तो सारे रिएक्टेंट्स या सारा जो प्रोडक्ट, सारे रिएक्टेंट्स दोनों में, यानी कि इधर वाला या इधर वाला, जो जिन्होंने रिएक्टेंट्स ने अमल करना होता है उनका सारा मैस पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि सारे मैस में से जो है कुछ हिस्सा पार्टिसिपेट करता है, कुछ हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं करता। तो वो हिस्सा जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन करने के लिए, जो रिएक्ट करता है दूसरे रिएक्टेंट के साथ, उस वाले हिस्से को, उस वाले मिकदार को, उस वाली अमाउंट को, उस वाले नंबर ऑफ मोल्स को हम कहते हैं जी एक्टिव मैस। तो ये आपने नहीं भूलना स्टूडेंट्स। एक और बात यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इसको हमेशा जो इसकी कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट्स, इसकी कंसंट्रेशन को हम जो है कैपिटल ब्रैकेट से जाहिर करते हैं, ठीक है। जब भी इसकी कंसंट्रेशन को जाहिर करेंगे हम आगे जाके लॉ में जब इसको अप्लाई करेंगे तो जो कैपिटल ब्रैकेट आपको दिखाई देगी, इसका मतलब ये होगा कि इनकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और आखिरी इसमें जो बात है वो ये है कि जो यूनिट्स होते हैं इनके, ठीक है, कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं वो हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स आप इसको स्लैश में भी लिख सकते हैं, अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसको मोल यहाँ पे -3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी वही है, क्योंकि ये इसका मतलब है बटा, जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी थी बेसिक टर्म्स, ठीक है। अब हम आते हैं इसके जो मेन हमारा जो टॉपिक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टूडेंट्स नॉर्वे का आपने नाम सुना होगा। नॉर्वे के 2 फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ पेश किया था, ठीक है जी। उन साइंटिस्ट ने 1896 में 2 साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स। एक का नाम था CM गोल्डबर्ग, ठीक है। ये स्टूडेंट्स उसका रहने वाला था नॉर्वे का, और एक दूसरा साइंटिस्ट था, वो भी था इधर के रहने वाला था, उसका नाम था पीटर वेज, डबल ए आएगा, पीटर वेज। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे बड़े कमाल के साइंटिस्ट थे। ये वाला जो बंदा था ये तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों का एक्सपर्ट था। ये केमिस्ट्री भी जानता था और मैथमेटिक्स भी जानता था, इसलिए हम इसे मैथमेटिशियन और केमिस्ट्री दोनों कहेंगे। और ये वाला जो बंदा था पीटर वेज, ये सिर्फ केमिस्ट्री जानता था। अच्छा, इन दोनों ने मिलकर ना 1869 में एक लॉ पेश किया, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस पे एप्लीकेबल था, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिफाइन करता है। बच्चों अब हम इस लॉ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं। वैसे इसको बुक में, आपकी बुक में एक ही पैरा में लिखा हुआ है, तो इसके मैंने 2 पॉइंट्स बनाए ताकि आपको याद रहे। आप जब याद करेंगे तो आप इसको सेपरेट कर लें, लेकिन जब लिखने लगेंगे तो दोनों को कंबाइन करके आप लिख लें। तो स्टूडेंट्स पहला जो पॉइंट है द रेट at which substance क्या होता है, रिएक्टेंट्स को कहते हैं substance, the rate at which substance reacts is directly proportional to the active mass, स्टूडेंट्स एक पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट भी लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन देता हूं एग्जांपल्स के साथ। द रेट
of the chemical reactions, the rate of the chemical reaction, the rate of the chemical reaction is, the rate of the chemical reaction is directly proportional to the product of the active mass, किस चीज का एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है। ये हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को कैसे समझना है, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, इस इक्वेशन से आपको समझ आ जाएगी। ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, आपने पढ़ी हुई है लास्ट लेक्चर में। लें जी, हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इसमें देखें, इस लॉ की डेफिनेशन को समझने के लिए, इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए अलग-अलग मैंने इसलिए बनाया ताकि आप समझ सकें। पहली जब स्टूडेंट्स बात होगी ना, पहली जो स्टेटमेंट है, पहला जो नंबर है, उसमें यह है कि आपने इनको रिएक्टेंट्स को इंडिविजुअल देखना है। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल देखेंगे, उसके बाद इनको सेकेंड पॉइंट में हम इसको कंबाइन देखेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप इसकी जर्नल मिसाल समझ लें कि आप इसको किस तरह समझेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब अभी मैंने बताया है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब एक्टिव मैस। ठीक है, इसका एक्टिव मैस हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है? 1 है। इसका एक्टिव मैस यहाँ पे कितना है? 1 है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट होता है, रफ्तार होती है, स्पीड होती है रिएक्शन की, किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन की जो स्पीड होती है, जो रिएक्शन का रेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्टिव मैस। ठीक है, यानी कि ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, इन 2 रिएक्टेंट्स में इसका और इसका इंडिविजुअल हमने देखना है। इसका एक्टिव मैस कितना है वो इस रिएक्शन के रेट को डिसाइड करेगा। यानी जितना ये ज्यादा होगा रेट उतना ज्यादा होगा, जितना ये थोड़ा होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स थोड़े होंगे रेट उतना ही स्लो होगा। ऐसे ही आयोडीन का है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मोल्स या जितना एक्टिव मैस आयोडीन का ज्यादा होगा उतना ज्यादा फास्ट जो है जो रिएक्शन जो है वो मूव करेगा। जितने ये नंबर ऑफ मोल्स या एक्टिव मैस थोड़ा होगा उतना ही रेट या रफ्तार जो है, स्पीड जो है रिएक्शन की स्लो होगी। इसका मतलब ये है, पहला पॉइंट है कि जनाब द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही इसका जो है एक्टिव मैस बढ़ेगा वैसे ही इसका रेट बढ़ेगा। जैसे ही एक्टिव मैस कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, वैसे ही क्या होगा, इसका जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है द रेट ऑफ द chemical reaction is directly proportional to the product of the active mass of the reacting substances। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हमने करना है, अब देखना ये है कि कहता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट होता है वो दूसरे नंबर पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे। ठीक है ना, टोटल जो एक्टिव मैस है, यानी कि यहाँ पे देखें इसका एक्टिव मैस कितना है और इसका एक्टिव मैस कितना है, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है इस बात को डिसाइड करेगी, इस बात का तयन करेगी कि इस रिएक्शन ने कितनी रफ्तार से, कितने रेट से मूव करना है। ठीक है जी, किसी भी रिएक्शन में जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं इनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं यहाँ पे या यहाँ पे, उनकी जो प्रोडक्ट आएगी, ठीक है, दोनों की, इसके नंबर ऑफ मोल्स की, इसके नंबर ऑफ मोल्स की, यानी इसके एक्टिव मैस और इसके एक्टिव मैस, कोई भी रिएक्शन हो उसमें जो रिएक्टेंट्स की टोटल कह लें कि है ना जो एक्टिव मैस है उसकी प्रोडक्ट के कहता है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी
रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा होगी, उतना ही जो रिएक्शन है वो फास्ट कंप्लीट होगा, कंप्लीशन की तरफ फास्ट जाएगा, जल्दी मूव करेगा। और जितना ही इसकी प्रोडक्ट वीक होगी, थोड़ी होगी, उतना ही रिएक्शन जो है वो स्लो मूव करेगा। यानी कि रेट, अगर सारे का कंक्लूजन निकालें तो पहले उसने कहा कि रेट जो ही डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके एक्टिव मास पे। फिर उसने कहा कि एक और बात है जिस जो रिएक्शन के रेट पे डिपेंड करती है, वो ये है कि इनकी जो प्रोडक्ट है उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोडक्ट ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट वीक होगी तो फिर रिएक्शन भी स्लो होगा। स्टूडेंट्स, इसलिए सारा लॉ था, इस बात को आपने समझना है। ये डेफिनेशन 2 मार्क्स की बात आ जाती है। रिएक्शन आप यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं। ये तो मैंने वैसे जर्नल चूंकि आपने किया हुआ लास्ट वाले लेक्चर में, इसलिए मैंने लिया, तो आप इसके अलावा कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हमने लिया था अमोनियम वाला, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।